सो वेलकम गाइस, कैसे आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है एम टारगेट क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले मैथ का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्या। तो आज हम उस वास्तविक संख्याओं का परिचय करने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्राकृत संख्या। क्या होती है प्राकृत संख्या, किसी को पता है? प्राकृत संख्या वह संख्या जो एक से शुरू होकर अनंत तक चलती है, उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। एक बार परिभाषा लिखते हैं। यानी कि ये एक से चालू होती है, 2, 3, 4 और ऐसे अनंत तक चलती है, उसे बोला जाता है प्राकृत संख्या। ये ना कभी दशमलव में नहीं होती, दशमलव में नहीं होती, और ये कभी ऋणात्मक भी नहीं होती, ऋणात्मक नहीं। ठीक है, ये ना ही कभी दशमलव में होती है और ना ही कभी ऋणात्मक में होती है। उसके बाद में अगर हम नेक्स्ट पढ़ें तो पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या के बारे में क्या होता है, बिल्कुल इसकी तरह बस एक शब्द और जुड़ जाता है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में ना 0 से चालू होता है, 1, 2, 3, 4 और ऐसे अनंत तक चलता है, उसे कहा जाता है पूर्ण संख्या। ये भी दशमलव में नहीं होती, दशमलव में नहीं होती, और ये भी है ना, मतलब साथ ही में ऋणात्मक भी नहीं होती। मैंने कहा था ना ये दोनों सेम है, इसमें बस एक अक्षर जुड़ेगा और वो क्या जुड़ा, 0। इसमें देखो 1, 2, 3, 4 मतलब ऐसे अनंत तक चलती है और वो धनात्मक होती है। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि प्राकृत संख्या होती है ना, जो एक से चालू होती है और अनंत तक चलती है, ठीक है, और वो धनात्मक होती है। उसके बाद में आगे देखें तो ये कभी दशमलव में नहीं होती, यानी कभी भी पॉइंट में नहीं आती। उसके बाद में ये ऋणात्मक में नहीं होती। जैसे कोई भी हमको संख्या दे दी -3, -3 का अगर कोई भी पूछे कि ये प्राकृत संख्या है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं, वो कभी प्राकृत संख्या हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? वो ऋणात्मक है। प्राकृत संख्या हमेशा धनात्मक होती है। ये छोटा सा बेसिक सा टॉपिक है। आगे देखते हैं, पूर्ण संख्या में भी ऐसी है, 0 आ जाए, मतलब 0 से शुरू होकर अनंत तक चले, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। वो भी है ना धनात्मक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? धनात्मक होनी चाहिए। उसके बाद में इसमें दशमलव में ये भी नहीं होनी चाहिए, यानी पॉइंट्स में नहीं होनी चाहिए, और ऋणात्मक भी नहीं होनी चाहिए, यानी माइनस में नहीं आनी चाहिए, बाकी चल सकते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या हाँ, तो आगे चलते हैं। पूर्णांक संख्या में क्या होता है? पूर्णांक संख्या होती है ना, वो मतलब माइनस और धनात्मक, मतलब ऋणात्मक और धनात्मक दोनों में चलती है, यानी माइनस और प्लस दोनों में चलती है, और 0 भी होता है उसमें, उसे बोलते हैं पूर्णांक संख्या। अब इसमें हम कैसे लिखेंगे, मतलब वहां पे परिभाषा अलग हो सकती है, ऐसे लिखेंगे तो भी करेक्ट है। मतलब कि माइनस के इनफाइनाइट से वो -4, -3, -2, -1 एंड 0। फिर आगे देखते हैं 1, 2, 3 एंड इनफाइनाइट। इसे हम बोलते हैं पूर्णांक संख्या। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये भी कभी दशमलव में नहीं होते। पूर्णांक संख्या होती है, वो भी कभी दशमलव में यानी पॉइंट्स में नहीं होती है। ये चीज भी नोट कर लेते हैं, दशमलव में नहीं। ठीक है, अब आप ऐसा बना, अगर आप लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और इनको नोट डाउन भी कर लीजिए, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे चलते हैं। अगला हमारे परिमेय संख्या, उसके बाद हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या।
परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या ये हमारे ना 1.2 प्रश्नावली में कई बार पूछा गया है, मतलब इसमें से सवाल बने हैं बहुत बड़े बड़े और इम्पोर्टेंट भी हैं 1.2 प्रश्नावली में, तो इनकी परिभाषा हमें आनी ही चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में क्या होता है, p बटा मतलब है ना वह संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। यानी कि वह संख्या जिसे p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ऐसी संख्या जिसे अंश बटा हर यानी p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यहाँ तक क्लियर है? आगे चलते हैं। जहाँ ये एक छोटी सी बात है, ये हर जगह में लिखनी होगी, जहाँ पे भी अगर हम p बटा q के बारे में लिखेंगे तो यहाँ लिख देंगे जहाँ q बराबर नहीं है 0, ठीक है, q इज इक्वल टू नॉट 0। आगे चलते हैं। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? ये परिमेय, परिमेय के आगे अ लग गया, ये देखो परिमेय के आगे अ लग गया, परिमेय के आगे अ लग गया यानी अ मतलब नहीं, मना कर रहा है नहीं, तो परिमेय की जो परिभाषा है उसके बीच में नहीं लगा देंगे, अपरिमेय की परिभाषा आ जाएगी। कैसे? जैसे हम लिखेंगे p बटा q के रूप में व्यक्त, तो यहाँ p बटा q के रूप में व्यक्त नहीं, ठीक है, p बटा q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो q बराबर 0 की तो बात ही नहीं, क्योंकि p बटा q के रूप में तो इसको लिखा ही नहीं जा सकता। आगे चलते हैं। अब इनके उदाहरण, हाँ इनके उदाहरण रह गए। परिमेय संख्या के उदाहरण मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, परिमेय के बाद में पहले अपरिमेय कर लेते हैं, ठीक है। अपरिमेय के उदाहरण क्या होते हैं? √2, √3, √7, √5, √6, पाई, ठीक है। ये हो गया हमारे अपरिमेय संख्या के उदाहरण। अब परिमेय संख्या के उदाहरण देखते हैं, परिमेय की, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम लिख सकते हैं 3/7, -3/7, -3/-7, 3/-7, 0। ये चीज ध्यान रखना, 0 का हमारे बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है। 0 है ना एक परिमेय संख्या है, हमें पूछा जा चुका है और मतलब गुंजाइश है कि इस साल भी पूछा जा सकता है। तो 0 एक परिमेय संख्या है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। आगे चलते हैं। ये पाई है, पाई अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसका जो मान है वो हमारी क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पाई का मान 22/7, जो कि क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे अब हम पढ़ने वाले सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, सभाज्य। हमें मतलब है ना हर छोटी से छोटी चीज को ऐसे पढ़ना है, ऐसे निचोड़ निकालना है हमारी हर प्रश्नावलियों का, कि बोर्ड भी हमसे डर जाए कि एग्जाम में अगर मतलब बच्चा अगर एग्जाम देने जाएगा ना तो वो भी डर जाए। कैसे डर जाए? कि मैम ने ऐसे पढ़ाया है कि बोर्ड एग्जाम का एक भी ऐसा सवाल नहीं होना चाहिए जो छूट जाए, हर सवाल एक्स्ट्रा और करके आना है। अब ऐसे नहीं सवाल ये पूछा है और दूसरे सवाल का जवाब देने के लिए उसी के बारे में ज्यादा से ज्यादा लिखना है। क्यों? अच्छे से पढ़ना है, हर छोटी से छोटी बेसिक चीज को पढ़ना है, परिचय को भी देखना है। ये नहीं कि परिचय तो है सीधे प्रश्नावली देखते हैं, परिचय देखेंगे तो प्रश्नावली पूरी ऐसे ही क्लियर हो जाएगी। आपको पता है मेरे पास है ना एक सूत्र का परिचय है पूरा, मैं ना आपको सारे सूत्र लिखवा दूंगी। मैंने ना खुद ने 10th में सारे सूत्र याद किए थे, ओनली ना 2 पेज याद किए मैंने, उससे मुझे पूरी बुक क्लियर हो गई। आप भी बस वो क्वेश्चंस में है ना ओनली सूत्र याद कर लेना और क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके आने चाहिए बस। बाकी कहीं से भी सवाल दे दो, बोले आउट ऑफ कोर्स दे दो, हम कर सकते हैं, क्योंकि उसमें सूत्र हमारा याद किया हुआ लग रहा है। चलिए आगे चलते हैं। माय नेक्स्ट है वास्तविक संख्या। ये चैप्टर का नाम ही आ गया, उसकी परिभाषा देख लेते एक बार। वास्तविक
संख्या। भाई अब वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? नाम इतना बड़ा, लेकिन इसकी परिभाषा वेरी सिंपल। क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या। ठीक है, यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मिश्रण से बनी हुई संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। हमने अभी पढ़ा परिमेय संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है और q बराबर 0 नहीं है। अपरिमेय संख्या जिसमें उसको p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, बस इन दोनों के जो उदाहरण थे उनका जो मिश्रण है वही हमारे हो गया वास्तविक संख्या। क्लियर है? चलिए एक बार इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो 2 माइनस 2, 1 बटा 2, 1 बटा माइनस 2, 1 बटा रूट 2, 1 बटा माइनस रूट 2, रूट 2 माइनस रूट 2। ठीक है, और अगर हम देखें 2 रूट 3, 2 रूट 3 कौन सी संख्या है? परिमेय है या अपरिमेय? तो उसको हम लिखेंगे वास्तविक संख्या में कैसे? 2 रूट 3, 3 रूट 6, 2 रूट 5। कैसे ये वास्तविक संख्या कैसे? ये 2 है, ये क्या है? परिमेय संख्या। रूट 3 क्या है? अपरिमेय संख्या। ये दोनों मिल गई तो कौन सी संख्या हो गई? वास्तविक संख्या। क्लियर है? ये 3 क्या है? परिमेय संख्या। रूट 6 क्या है? अपरिमेय संख्या। दोनों मिल गई तो वास्तविक संख्या। 2 क्या है? परिमेय संख्या। और रूट 5 क्या है? अपरिमेय संख्या। दोनों मिल गई तो वास्तविक संख्या। क्लियर है? ये चार्ट तो जरूरी नहीं हमारे, हम ऐसे ही देख सकते हैं कि मतलब ये देखो ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आई है, इन दोनों का मिश्रण है, यानी कि ये वास्तविक संख्या। यहाँ तक क्लियर है? आगे चलते हैं। अब हमारे नेक्स्ट है सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? ये हम छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं। सम संख्या, सम संख्या में क्या होता है? इसमें है ना, मतलब जो संख्या 2 से विभाज्य है उसे सम संख्या कहते हैं। कैसे? एक बार कर लेते हैं। 2 से विभाज्य, वह संख्या जो 2 से विभाज्य है उसे सम संख्या कहते हैं। उदाहरण, विभाज्य मतलब भाग जाता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम, 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 जो भी हो एक्स, ये हमारे सम संख्या। क्योंकि देखो 2 में 2 का भाग जा रहा है, 4 में जा रहा है, 6 में जा रहा है, 8 में जा रहा है, 10 में जा रहा है, जो भी 2 की टेबल में आते हैं लिख दो, वो सम संख्या कहलाएंगे। ठीक है, सम संख्या क्या है ना, मैं आगे आपसे मतलब क्वेश्चंस में बताऊंगी। तो ये सम संख्या भी मैं जो भी बता रही हूँ काम की चीज बता रही हूँ, सब मतलब क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं एक अगर एक बिंदी भी छूट गई ना बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। जैसे मैंने अभी बताया था 0 परिमेय संख्या है। अब कोई कोई को याद है, कोई कोई को याद नहीं है। अगर कोई ऐसे मतलब भूल गया कि 0 परिमेय या अपरिमेय, तो एक नंबर तो कट गया। 100 में से 99 भी नहीं आने चाहिए। नंबर आए ना तो 100 में से 100 ही आने चाहिए, एक नंबर भी कम नहीं पड़ेगा, 0.1 भी कम नहीं पड़ना चाहिए हमारे। समझ रहे हो? आगे चलते हैं। विषम संख्या, विषम संख्या। ठीक है, ऐसे याद करना है, बोर्ड एग्जाम की धूल धूल उड़ा देनी है। ठीक है, विषम संख्या में क्या है? जो 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं, 2 से विभाज्य नहीं है मतलब जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है उसे बोलते हैं विषम संख्या। एग्जाम्पल लें, जैसे कि विषम संख्या। एक और चीज याद रख लेना, विषम संख्या है ना, एक है जो विषम संख्या है लेकिन सम संख्या नहीं है, ये चीज याद रखना। विषम संख्या एक विषम संख्या है। ठीक है, फिर
जैसे 3 है, 3 में 2 का भाग नहीं जाता, 3 विषम संख्या है। और आगे देखिए हम 4 सम संख्या है क्योंकि 4 में 2 का भाग जाता है, 5 7 9 नहीं, हाँ 9। आगे चलते जाएंगे, मतलब ये विषम संख्या है जिसमें 2 का भाग जिस चीज में नहीं जाता वो विषम संख्या है। एक और चीज याद रख लीजिए, जो 0 होता है ना वो सम संख्या होती है। यहाँ पे लिख लीजिए, इधर 0 भी एक सम संख्या है, ठीक है। 0 सम संख्या है और 1 विषम संख्या है, ये चीज याद रखनी है। और आगे चलते हैं, भाज्य संख्या। अगला टॉपिक है हमारा भाज्य संख्या। भाज्य संख्या में क्या होगा, ये क्या मतलब वह संख्या जिसके गुणनखंड या तो स्वयं या फिर एक हो, वो तो अभाज्य हो जाता है, और इन दोनों के अलावा जो गुणनखंड हो वो भाज्य संख्या कहलाता है। समझ नहीं आया ना, एक बार वापस बता देती हूँ। जिस संख्या का गुणनखंड जिस संख्या का गुणनखंड 2 से अलावा हो, अब वो 2 कौन कौन सी संख्या है जिनके अलावा है, तो वो 2 संख्याएं हैं, 1 या स्वयं, यानी 1 या फिर खुद के अलावा कोई दूसरा और गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। मतलब जैसे कि हमने 4 में देखो 4 का खुद का भाग जाता है, 4 में 1 का भाग जाता है और 4 में 2 का भी भाग जाता है, यानी 4 में 3 संख्या का भाग जा रहा है, यानी कि खुद के और 1 के अलावा किसी और संख्या का अगर उसमें भाग जाए तो वो भाज्य संख्या कहलाती है। ये देखो खुद के और 1 के अलावा दूसरी संख्या यानी 2 का भाग जा रहा है तो वो भाज्य संख्या कहलाएगी, ठीक है। अब इसके अगर हम उदाहरण लें, उदाहरण 4 तो खुद उदाहरण ही है, 6 8 है, ऐसे इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। आगे चलते हैं, अब बारी है अभाज्य संख्या की। अभाज्य संख्या में क्या है, वही है मतलब खुद का या 1 का भाग जाए, बाकी किसी का भी भाग नहीं जाए, उसे हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। फिर मैं आपको नोट भी लिख लाऊंगी थोड़े से। अभाज्य अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसमें केवल 2 गुणनखंड, केवल 2 गुणनखंड। कौन कौन से 2 गुणनखंड, केवल 2 गुणनखंड कौन कौन से हैं, तो वो 2 गुणनखंड है 1 या स्वयं। कौन कौन से 2 गुणनखंड है, 1 या फिर स्वयं। यहाँ तक जिस चीज को समझ आ रहा है फायर इमोजी भेजे प्लीज। हाँ, तो इसमें मतलब 2 गुणनखंड है, कौन कौन से, या तो वो खुद है या फिर 1 है, ठीक है। इसके अगर एग्जाम्पल लें तो अभाज्य संख्या है, तो इसका एग्जाम्पल होगा 2 एक अभाज्य संख्या है। और आगे चलते हैं, 3 एक अभाज्य संख्या है, 5 7। अब यहाँ पे गलती से 9 नहीं लिखेंगे, हर जगह ये गलती होती है, 9 नहीं लिखेंगे, 9 विषम संख्या है। यहाँ पे हमने जो भी लिखी है ना, ये 2 को छोड़ते हैं, ये विषम संख्या है, तो आगे हम क्या पता 9 को भी लिखते, पर 9 नहीं है क्योंकि 9 के या ना 3 गुणनखंड होते, 3 × 3 × 1, तो यहाँ 9 नहीं आएगा, 11। ऐसे आगे चलते जाएंगे। और अब और आगे देखते हैं सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या, ठीक है। सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसका HCF होता है ना वो केवल 1 हो। HCF होता है ना, HCF वो 1 होना चाहिए। कैसे, चलिए उदाहरण लेके समझ जाते हैं।
अगर इसका हम उदाहरण ले तो 9 और 25, 8 और 15, यहाँ देखिए 9 और 25 है, 8 15 है, एक्सेट्रा। यहाँ पे देखिए 9 और 25 कैसे, जैसे 9 है, इसमें 2 का नहीं 3 का, 3 किया 3 एकम, ठीक है। अब 25 है, 25 में 5 ऐसे होगा, ठीक है। ये भी आपको सीखना पड़ेगा। 9 में मतलब ऐसे भाग देना, ये हमारी मतलब 1.1 प्रश्नावली में, तो ये आप वैसे सीख जाओगे, पर पहले समझ लो तो और बढ़िया है। जैसे 9 में किसका भाग जा रहा है, 3 का, 3 का भाग 9 में 3 बार जा रहा है, 3 वापस 3 में किसका भाग जा रहा है, 3 का, कितनी बार, 1 बार, सिंपल। हम अगली प्रश्नावली में पढ़ेंगे जब सब क्लियर हो जाएगा। तो इसमें देखेंगे एचसीएफ लेना होता है ना, उसके लिए क्या करना होता है, इसके जो गुणनखंड है, जैसे 9 के गुणनखंड है हमारे पास 3 इंटू में 3, 25 के गुणनखंड है हमारे पास 5 इंटू में 5। अब इसमें देखो जो उभयनिष्ठ आता है ना, वही हमारे एचसीएफ होता है। इसमें और इसमें कोई भी चीज उभयनिष्ठ नहीं आ रही, मतलब देखो इसमें 3 इंटू 3 है, इसमें एक बार 3 आया, इसमें एक भी बार 3 नहीं आया, यहाँ पे भी एक बार 3 है पर एक भी बार 3 नहीं है, इसमें 5 है तो उसमें 5 नहीं है, कोई भी चीज उभयनिष्ठ नहीं है ना। अगर हम गुणा में 1 लगा दें तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कैसे, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 1 वही 9 आएगा हमारे, बढ़ेगी नहीं संख्या। 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 1 25 ही रहेगी। अगर हम जोड़ते तो हमारी संख्या बढ़ती, लेकिन गुणा में अगर हम 1 गुणा में लगा दे तो संख्या नहीं बढ़ती है, तो वही संख्या रहती है। तो इसमें एचसीएफ यानी जो उभयनिष्ठ होता है वही हमारे एचसीएफ होता है। तो इसका एचसीएफ क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, यानी कि ये सह अभाज्य संख्या है, जिसमें मतलब जिसका एचसीएफ केवल 1 हो। अब वो भी हम पता लगा सकते हैं कैसे, इसमें अभी हमने अभाज्य गुणनखंड किए, अभाज्य गुणनखंड करने, अगर इन दोनों में कुछ भी चीज उभयनिष्ठ आ रही है तो इसका मतलब वो सहअभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन अगर एक ही उभयनिष्ठ आ रहा है, यानी 1 और 1 तो कुछ भी हो सकता है, ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 1, और ये वाला 1 तो 1 ही रहता है, यानी कि ये वाला अगर एक उभयनिष्ठ आए, ये वाला गिनती वाला एक उभयनिष्ठ आए तो हमारे सहअभाज्य संख्या है। यहाँ पे हमारे परिचय की क्लास खत्म होती है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी वीडियो को लाइक करेंगे, प्लीज शेयर भी कीजिएगा और एम टारगेट क्लास को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।